Radiations. Adaptive radiation, right? Yeah, ma'am. चलो, ऑल राइट। सो अडेप्टिव रेडिएशन पढ़ी थी, यानी कि हम लोग अब आगे को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नया वाला चैप्टर है, नया वाला टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर कॉन्सेप्ट दिया था, उसको हम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। तो हार्डी वाइंगबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी वाइंगबर्ग कॉन्सेप्ट के नाम से ये जाना जाता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे आपको पक्का क्वेश्चन आएगा। तो नीट में ना इसके कुछ पार्ट्स है जिनमें से एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो इट्स लाइक 100% है कि क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। और आपको थ्योरी में, स्कूल में भी थ्योरी में आएगा ही। सो नीट में ये क्वेश्चन पक्का है। दैट मीन्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैथ भी लगता है और इसमें थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग लगता है। तो आपने अभी तक जितना इवोल्यूशन पढ़ा है वो यहाँ पर यूज हो जाएगा कि आपको समझ में आता है इवोल्यूशन है या नहीं, ठीक है। तो जहां पर भी जिसको जो समझ नहीं आएगा मुझको वहीं रोक देना। अगर ये आज कंप्लीट नहीं होगा तो बेशक कल कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन कोई भी बच्चा ये मत करना कि समझ नहीं आया तो बोले नहीं कुछ और फिर वो कॉन्सेप्ट खराब हो गया। समझ आई बात? Yeah, ma'am. ये मैम। तो मेक श्योर आपका कॉन्सेप्ट खराब ना हो जाए। ये कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, हर साल आता है, एवरी सिंगल ईयर। ओके जी। Yeah, ma'am. तो मुझे बताओ इक्विलिब्रियम से क्या समझते हो? खुद को होस्ट बनाते हो। इक्विलिब्रियम से क्या समझते हो? कुछ तो दिमाग में वर्ड से आता होगा ना। Equal. इक्वल, बैलेंस। इक्विलिब्रियम से ये समझते हो ना, बैलेंस बना रहे, इक्वल रहे, कुछ भी है उसमें एक ठहराव बना रहे, उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं कि बैलेंस बना रहे लाइफ में। तो हम भी चाहते हैं ना हमारी लाइफ में इक्विलिब्रियम बना रहे, जो हमारे अच्छा दोस्त है दोस्त रहे, घर में जितना हमें प्यार मिलता रहे। जितना एग्जाम डिफिकल्ट है उतना ही रहे, ऐसा ना हो कि बढ़ जाए, है ना। हम चाहते हैं लाइफ ऐसी रहे, कंफर्टेबली अपने घर से जा रहे हैं, छोटी छोटी चीजों की प्रॉब्लम है उसको मैनेज कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम ऐसे चाहते हैं ना। Yeah, तो ma'am. जो इक्विलिब्रियम में बताते हैं ना, वही इक्विलिब्रियम की वो बात कर रहे हैं। लेकिन ये इक्विलिब्रियम रहता है लाइफ में? No, ma'am. नहीं ना। हम भी चाहते थे छोटे होते कि ये वाले दोस्त मेरे ऐसे ही रहे, लेकिन अगर तुम सोचो अब तुम 12th ग्रेड में हो और तुम्हारे फर्स्ट ग्रेड में भी दोस्त बने होंगे, क्या सारे दोस्त अभी तक वही है? No, ma'am. ना। जैसे तुम्हें बचपन में ट्रीट करते थे, कि सारे आज भी तुमको एग्जैक्टली वैसा ट्रीट करते हैं? No, ma'am. No, ma'am. देयर हैव बीन चेंजेस ना, राइट। और जैसे आप जिन चीजों में आपको इंटरेस्ट आता है तो छोटे बच्चा होके, क्या आपको अभी उन चीजों में इंटरेस्ट आता है? No, ma'am. No, ma'am. मोस्ट ऑफ द चीजों में नहीं आता। तो इक्विलिब्रियम इज समथिंग वी वांट। हम सब चाहते हैं शांति बने रहे, हम सब चाहते हैं कहीं ना कहीं दिमाग की शांति बने रहे, लेकिन नेचर एग्जिस्ट ऐसे नहीं करती, क्योंकि नेचर में चीजें बदलती रहती है। तो चेंज इज पार्ट ऑफ लाइफ, सो इज ऑफ नेचर। ये कुदरत का नियम है कि हर चीजें बदलेगी तो है ना। तो हार्डी विंगबर्ग क्या थे? हार्डी विंगबर्ग हमारी तरह थे। वो कह रहे थे कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। जब कुछ नहीं बदलेगा मैं उसको इक्विलिब्रियम बोलूंगा। ये बात उन्होंने कैसे समझाई अब हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है जी। तो देखो, तुमको लास्ट सेशन याद है जब हमने आप लोगों ने जब जेनेटिक्स किया था हिमांशु सर के साथ, तो छोटी छोटी बातें करी होंगी आपने। तो आप ऐसे बनाते होंगे, है ना। हम प्रीटी श्योर आपको आता होगा। जिसमें एक बार चेक करना चाहती हूँ कुछ टर्म्स को, कि क्या बनाया मैंने अभी? क्रोमोसोम. है ना। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट क्रोमोसोम नंबर 1, है ना। अगर मैंने इसके सामने मैंने कहा ये क्रोमोसोम मुझे पापा से मिला, तो ये वाला ही क्रोमोसोम मुझे मिला मम्मी से, है ना। तो बेटा ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, क्या कहलाते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिन. होमोलोगस क्रोमोसोम कह सकती हूँ? होमोलोगस है बेटा ये। मैंने क्रोमोसोम नंबर 1 ही बोला है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तेरी बात सही है, दो अलग अलग है, राइट, कि नॉन सिस्टर है, लेकिन है तो होमोलोगस ना। Yeah, ma'am. Yeah, तो दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या मतलब होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है कि अगर इस क्रोमोसोम की इस पोजीशन पे एक जीन है हेयर कलर का, पोजीशन को लोकस कहते हैं, तो अगर हेयर कलर का जीन यहाँ है ना, तो सामने वाले क्रोमोसोम पे भी यहीं पे हेयर कलर का जीन होगा। समझ आई? एक जैसे है, ये एक जैसे है करेक्टर के टर्म में। तो हेयर कलर इज ए करेक्टर, तो करेक्टर सेम होगा, लेकिन ये हो सकता है ना कि मम्मी वाले पे हेयर कलर था ब्राउन और पापा वाले पे हेयर कलर का जीन था ब्लैक, राइट। तो जब
करेक्टर हेयर कलर है, लेकिन अगर फीचर अलग अलग हो तो हम उसे कहते हैं एलील। ये दोनों जीन एक्चुअल में एलील है। एलील मतलब कॉन्ट्रास्टिक जीन, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कैपिटल डी कैपिटल लिख दूं, जैसे हाइट का है, मैं हाइट की बात कर रही हूँ, तो एक जीन आया है मम्मी से, एक जीन आया है पापा से, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं हम। तो कैपिटल टी आया, तो व्हाट इज दिस? दिस जीनोटाइप इज होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, Homozygous. Homozygous. डोमिनेंट या रिसेसिव? Dominant. Dominant. जब भी एक भी डोमिनेंट होगा तो हम उसे डोमिनेंट ही बोलेंगे। ये वाला Homozygous. Recessive. Homozygous recessive. होमोजाइगस रिसेसिव, और नीचे वाला Heterozygous recessive dominant. हेटेरोजाइगस Recessive dominant. नहीं, सिर्फ डोमिनेंट। Dominant. जब तक डोमिनेंट है रिसेसिव का कोई अस्तित्व नहीं होता, समझ आई? तो हम उसे मेंशन ही नहीं करते, समझ आई बात? इसमें ठीक है, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट ही है, राइट। चलो, इतने फीचर सबको क्लियर है, दैट इज गुड। अब हार्डी विंगर में मुझे पढ़ना क्या है? अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं है क्या कह रहे हैं, मैं तुमको समझा रही हूँ धीरे धीरे। जैसे कभी दृश्यम देखिए, दृश्यम मूवी देखी है? No, ma'am. नहीं देखी? जो कोई भी सस्पेंस वाली मूवी देखी है, थ्रिलर टाइप की, कोई भी? Yo-yo man. नाम बता। अरे कोई पिक्चर तो देखी होगी तुम लोगों ने। हाँ, KGF. केजीएफ देखी है, ठीक है। तो केजीएफ में धीरे धीरे पहले आपको बताते हैं कौन सा कैरेक्टर क्या करता है ना। धीरे धीरे स्टोरी बिल्ड होती है, फिर एंड में आपको बताते हैं ना कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो हम कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही पढ़ेंगे, हम पहले पहले छोटी छोटी चीजें समझेंगे, फिर एंड तक हमें कॉन्सेप्ट खुद से समझ आ जाएगा। तो हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम में तुम्हें क्या पढ़ना है, उसकी अजम्पशंस। जैसे फॉर एग्जांपल हम मानते हैं हमारी क्लास में है अनुपमा और अर्नव। अनुपमा और अर्नव ने एक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने एक थ्योरी दी। तो अनुपमा और अर्नव ने जो थ्योरी दी उसके क्या पॉइंट्स है, उसको मैं कहूंगी अजम्पशंस। तो वैसे ही तुम्हें जानना है कि हार्डी विंगर ने जो कहा उसके क्या पॉइंट्स थे, वो होंगी अजम्पशंस। पहला क्वेश्चन इससे आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो अनुपमा और अर्नव ने कॉन्सेप्ट दिए ना, उसके लिए उन्होंने दो फॉर्मूला भी दिए। तो हार्डी विंगर ने दो फॉर्मूला दिया, हमें दो फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आते हैं, अभी करेंगे सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन आता है कि जो हमें अर्नव और अनुपमा ने कॉन्सेप्ट दिया, वो कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट कौन से पॉइंट्स है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि लेमार्क की थ्योरी थी, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, तो वैसे इन दोनों के कॉन्सेप्ट को कौन सी चीजें डिस्कार्ड करती है, वो पॉइंट्स भी हमें पढ़ने हैं। तो आपको तीन चीजें पढ़नी है और तीनों चीजों से क्वेश्चन आता है। समझ आई बात? करना क्या है? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Yeah. तो हार्डी और विंगबर दोनों अलग साइंटिस्ट हैं, मिलके इन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया था 1908 में, ठीक है। और ये अपने वर्क को अब एक्सप्लेन करेंगे आपको धीरे धीरे से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। Yeah, ma'am. सबसे पहले एक टर्म लोकस का मतलब क्या होता है? Ma'am, position of gene. पोजीशन ऑफ ए जीन, की ये जीन हेयर कलर का जीन यहाँ है, ये फर्स्ट जीन है, ये सेकंड जीन है। देखो दोनों की पोजीशन अलग है ना, तो पोजीशन को बायो में लोकस कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टर का मतलब होता है कोई भी फीचर, जब आप उसको इंग्लिश में लिखते हो, हाइट ऐसी है, टॉल है, जॉर्फ है, फिनोटाइप, दैट इज अ कैरेक्टर। एलील का मतलब होता है कोई भी जीन है जो फीचर में एक दूसरे से अलग है। जैसे जीन है हाइट का, लेकिन एक जीन है जो कह रहा है हाइट लंबी होनी चाहिए, एक जीन है जो कह रहा है हाइट छोटी होनी चाहिए, उसको मैं एलील कह देती हूँ, ठीक है जी। ये तीन टर्म सुनी हुई है। Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Yo-yo ma'am. चलो अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो व्हाट इज अ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन क्या होती है तुम्हारे हिसाब से? अपनी भाषा में बताओ, पर अपना ब्रेन यूज करो, जितना यूज करोगे ना ये कॉन्सेप्ट तुम्हें खुद से समझ आएगा, ये मैं समझा नहीं पाऊंगी, कोई नहीं समझा सकता, ये आपको खुद से समझना होता है। तो खुद से बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है पॉपुलेशन क्या होती है, जो तुम्हारे दिन में आता है समझ। मैम पॉपुलेशन मतलब कि जनसंख्या। आजकल मैम जनसंख्या बहुत बढ़ी है और इसे रोकने के लिए भी हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हुई है। यस, वेरी गुड। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, मतलब लोगों का नंबर, है ना। तो बेटा पॉपुलेशन को अगर मैं बिल्कुल बायो के टर्म में बोलूंगी तो मैं बोलूंगी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जिसकी बाउंड्री मुझे बता। जब हम बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, किसकी पॉपुलेशन? हम बोलते हैं ना ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग। फिर हम बात करते हैं इंडिया, हम बोलते हैं स्पेसिफिकली इंडिया में फीमेल इतनी है और मेल इतने हैं। तो तुमने बाउंड्री बता दी ना कि कहां तक पढ़ रहे हो, ठीक है। तो पॉपुलेशन इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, एक ही एरिया के अंदर बात कर रही हूँ मैं, इन ए डिफाइंड एरिया,
डिफाइंड एरिया का मतलब जहां तुम्हें बाउंड्री पता है, डिफाइंड एरिया। और मैं कैसे पता करूंगी एक ही पॉपुलेशन है, दैट विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर। ह्यूमन की बात करूँ तो एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हैं ना, राइट? Yeah. सो दे कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर। तो इकोलॉजी का क्वेश्चन है ये आपको क्वेश्चन आता है इकोलॉजी में, पॉपुलेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, लिख लो उसे। तो ये पॉपुलेशन है, लेट्स से हम किसी हॉस्टल की बात करते हैं, गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल में हमको दिखा कि पॉपुलेशन है लड़कियों की, तो लड़कियों में लेट्स से दो तरीके के हेयर कलर हमें दिख रहे हैं। एक हमें गर्ल्स की पॉपुलेशन दिख रही है जिनके पास हेयर कलर कौन सा है, ब्लैक। हाँ हेयर कलर ब्लैक ले लेते हैं। और दूसरा हमें गर्ल्स की पॉपुलेशन दिख रही है जिनमें हेयर कलर कौन सा है, ब्राउन। हाँ हेयर कलर ब्राउन। दो तरीके की पॉपुलेशन हमको दिखती है, राइट? इतनी सी बात करी हमने, क्लियर है इतना? Yeah, ma'am. ठीक है, लेट्स से मैं कह लेती हूँ कि ब्लैक हेयर कलर वाली लड़कियां हैं 80। इन नंबर लिख रही हूँ मैं, करेक्टर को नंबर में लिख रही हूँ, नंबर बता देना मैंने तुम्हें एग्जैक्ट। और मैंने कहा लड़कियां जो ब्लैक ब्राउन हेयर कलर की है वो है 120, ठीक है, इन नंबर। तो अगर मैं किसी का भी फीचर नंबर में लिखती हूँ ना, किसी भी एलील, देखो हेयर का कलर क्यों है, क्योंकि एलील है ना, जिसके जीन, उसके क्रोमोसोम में ऐसा जीन है जो हेयर का कलर ब्लैक दे रहा है, राइट? तो मेरे पास इन नंबर 80 लड़कियां ऐसी है जिसका हेयर कलर ब्लैक है और 120 ऐसी है जिसका हेयर कलर ब्राउन है, ये नंबर में है। अगर इसी बात को मेरे को फ्रीक्वेंसी में बोलना होता तो मैं बोल सकती थी इसे, अगर मैं हार्डी विंगर की तरह देख रही हूँ, सोचो हार्डी एंड विंगर बैठ के देख रहे हैं ऐसे, और वो कहते हैं कि नंबर ऑफ जो एलील होती है मैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलूंगा, ठीक है? अब जब भी वर्ड फ्रीक्वेंसी आएगा ना तो चीजें आप कैसे लिखोगे, रेशियो में। रेशियो समझते हो, ऐसे लिखते हैं ना 1:1। Yeah, इसी चीज को रेशियो में लिखेंगे। तो बेटा अगर मेरे को ये निकालना है कि ब्राउन कलर की हेयर की कितनी है, ब्लैक कलर की कितनी है, तो मैं रेशियो कैसे निकालूंगी? 80 divided by 120। हाँ, तो क्या रेशियो निकलेगा? काटो से 2 for the 2 रेशियो 2:3. जिसमें मेरा 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा हेयर कलर, ब्लैक और 3 Black. ब्राउन। हाँ, तो देखो नंबर ऑफ एलील इन ए पॉपुलेशन व्हेनेवर आई राइट इन रेशियो, फ्रीक्वेंसी कहेंगे मुझे, ठीक है? तो कोई भी नंबर ऑफ एलील है ना उसको मैं फ्रीक्वेंसी बुलाऊंगी और मैं उसको हमेशा रेशियो में लिखूंगी जब भी मैं हार्डी विंगर के रिस्पेक्ट में बात करूंगी, ठीक है? उनको ऐसे ही दिखता था, क्लियर? Yeah, ma'am. अब आते हैं, तो उन्होंने कहा नंबर ऑफ एलील इन ए पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में जो एलील है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब उन्होंने कहा इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी आता है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम हार्डी विंगर के कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले हम उसके 2 फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग ये होती है, तो आप उसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। मतलब कि मान लो अगर मैं अब जा रही हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि ये बॉयज हॉस्टल है, मैं ये देखना चाहती हूँ बॉयज हॉस्टल में कितने लड़कों के बाल है जो ब्राउन है, कितने लड़कों के बाल होंगे जो ब्लैक होंगे, तो मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ। और मुझे बस इतना जानना है, एक पॉपुलेशन का पता चल जाए, दूसरा मैं लगा लूंगी। तो वो कह रहे हैं फॉर्मूला है इसका कैपिटल P प्लस Q इक्वल्स टू 1। पहले तो याद रखना हमेशा हार्डी विंगर में 2 फॉर्मूला आएंगे, इक्वल्स टू 1 हमेशा इक्वल्स टू 1 ही आएगी वैल्यू। जब भी मैं P लिखूंगी इट रिप्रेजेंट डोमिनेंट फीचर है ये, कोई भी हो सकता है, ब्राउन ब्लैक, जो मैं जो लेना लो। P का मतलब है डोमिनेंट करेक्टर और Q का मतलब है रिसेसिव। और फॉर्मूला में हमेशा हार्डी विंगर के प्लस साइन आएगा बीच में, इतना क्लियर? एक फॉर्मूला है ये, Yeah, ma'am. ठीक है? और एक और फॉर्मूला होता है हार्डी विंगर का, लिख लो अभी, P² प्लस Q², ऐसे मत लिखो, एनसीईआरटी के तरीके से लिखें, P² 2PQ प्लस Q² इक्वल्स टू 1, ठीक है जी? ये दूसरा फॉर्मूला है, इतना क्लियर? यो मैम। लेकिन इसका मतलब क्या है, मतलब समझते हैं। देखो बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना किसी को, बहुत सिंपल तरीके से एक बात समझना। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि ये पॉपुलेशन है, ठीक है, मैं कह रही हूँ ब्लैक इज डोमिनेंट, तो मैं रिप्रेजेंट करूंगी उस रेशियो को, उस फ्रीक्वेंसी को एज P की वैल्यू। मैं कह रही हूँ ब्राउन इज रिसेसिव, तो जो भी नंबर है मैं यहाँ लिखूंगी इन द फॉर्म ऑफ Q, राइट?
अब इंडिविजुअल कैसे हो सकते हैं? Yeah. अब इंडिविजुअल कैसे हो सकते हैं? जो ब्लैक हेयर कलर के है वो ऐसे भी तो हो सकते हैं ना कि उनके पास ब्लैक ही जीन हो, पीपी। और जो ब्राउन हेयर कलर के होंगे, मैं कह सकती हूँ वो ऐसे हो, क्यू क्यू। दो जीन होंगे ना, एक मदर से आया एक फादर से। लेकिन ऐसे भी तो इंडिविजुअल हो सकते हैं जिनका हेयर कलर ब्लैक हो लेकिन इसके पास ब्राउन हेयर कलर का भी जीन हो, है ना, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तीन पॉसिबिलिटी है ना। Yeah, ma'am. राइट। तो अगर मुझे हेट्रोजाइगस जानना है ना किसी पॉपुलेशन में, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी सेकंड वाला, क्योंकि सिर्फ सेकंड वाला मुझे हेट्रोजाइगस बताता है। समझ आई बात? Yeah, ma'am. ओके, अब मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल देती हूँ, तुम खुद सॉल्व करो और मुझे बताओ तुम्हें कितना समझ आया। आंसर चैट बॉक्स में लिखना है, इट इज ओके, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैंने कौन सा करके दिखाया है। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार ट्राई तो करूँ, फिर होता बताऊंगी कि एक पॉपुलेशन है जहाँ पे डोमिनेंट एलील की वैल्यू थी, सॉरी मैंने सिर्फ डोमिनेंट एलील लिखा है तो वर्ड्स पे ध्यान देना। तो डोमिनेंट जो हमारे पास जीन था वो बेसिकली था 0.4। तो तुम मुझे बताओ रिसेसिव जीन कितने होंगे? तुम बताओ कौन से फॉर्मूले से ये निकल जाएगा? बेटा चैट में लिखेगा, ऐसे नहीं। अच्छी बात तो तुझे आ गया, पर चैट में। पहले 10 आंसर आएंगे तब करूंगी। ट्राई तो करूं। देखो देखो भाई, जिससे अगर बेसिक मैथ नहीं होती तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम यहाँ पे सीख लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो जी, अगर मुझे डोमिनेंट दे रखा है, डोमिनेंट मुझे पता है कैपिटल पी की वैल्यू है, तो पी की वैल्यू है मेरे पास 0.4। क्यू की वैल्यू मुझे निकालनी है, मुझे नीचे वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। मैं नीचे वाला फॉर्मूला तब लगाऊंगी जब भी मुझसे हेट्रोजाइगस पूछेगा। उसने तो पूछा नहीं ना क्वेश्चन में हेट्रोजाइगस। तो मुझे पता है मेरा फॉर्मूला था P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। अगर आपको ये पता चल गया तो आप पहला स्टेप तो जीत गए, आपको फॉर्मूला पता चल गया। अब अप्लाई करते हैं। P इज 0.4 प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। हमें पता है जब किसी के आगे कोई साइन नहीं होता तो हम उसको प्लस कंसीडर करते हैं, है ना। और जब भी वो इक्वल साइन के ऑपोजिट जाता तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो 0.4 प्लस है, अगर मैं क्यू को यहाँ छोड़ के 0.4 वहां ले जाऊं तो 1 माइनस 0.4 हो जाएगा। अब मैं इसको माइनस कैसे करूंगी? 1 इज अ बिगर नंबर, तो मैं लिखूंगी 1 माइनस 0.4। तो मैं 1.0 लिख लूंगी इसे। ऐसे कर सकते हैं, 1.0 लिख सकते हो, दैट इज एक्चुअली 1। ठीक है, तो 10 में से 4 गए वुड बी 6। 10 में से 4 6. गए वो 6 हो गए। इसने एक इसको दे दिया था तो ये 0 हो गया, तो आंसर वुड बी 0.6। सो क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.6। मिल गया। Yeah, ma'am. तो इस तरीके से सॉल्व होता है, राइट। वेरी गुड, आंसर सही लिखा आप लोगों ने। नाउ ट्राई दिस वन। इस ओके किसी से नहीं हुआ, अब आप ये ट्राई करके देखो। दोनों फॉर्मूला यूज होंगे इसमें, ये आपका हिंट है। 0.3 नहीं था बेटा, 0.6 था। समझ आया 0.6 कैसे था ईशा? Yes. अच्छा, साइन का थोड़ा सा रहता है ना, कोई ना, गिव इट अ ट्राई। आई गिव यू 1 मोर मिनट, गिव इट अ ट्राई जितना तुमसे होता है।
चलो देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा कराती हूँ, फिर देखना तुम सही जा रहे थे या नहीं। ठीक है जी। किसका हाथ खड़ा है? हाँ बोलो सेजल। मैम कर लिया। आंसर कौन भेजेगा फिर? चैट में भेजना। पता कैसे चलेगा मुझे? टेलीपैथी थोड़ी आती है मुझे। सेजल, सेजल का मतलब यस क्या होता है? मैम, शुद्ध जल, प्योर वाटर। प्योर वाटर। अरे तो बड़ा प्यारा नाम है सेजल, प्योर वाटर। अरे तुम में से कोई था एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, मेरे से पहले आप लोगों को कौन पढ़ाता था बायो? हिमांशु सर। हेलन मैम। मेरा हेलन नहीं है, हेलन है। उन लेगी तो मार डालेगी। हाँ जी देखो, a gene locus has two allele, A and A, छोटा एक बड़ा ए। if the frequency of dominant allele is, dominant allele बोला उसने, ठीक है, तो dominant allele word बोला that is 0.4, तो dominant के लिए सिंबल होगा कैपिटल P 0.4। देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट? देखो जब वो होमोजाइगस बोल रहा है या हेट्रोजाइगस बोल रहा है, इसका मतलब है आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? पी स्क्वेयर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो कि हेट्रोजाइगस होमोजाइगस ये जो वर्ड है ये आप तभी निकाल सकते हो जब आप दोनों को डबल लोगे। जैसे एक क्रोमोसोम है मदर से आया और एक फादर से आया, एक के पास जीन था कैपिटल पी, दूसरे के पास जीन था कैपिटल पी, तब वैल्यू आती है पी स्क्वेयर। ठीक है जी, जो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस से पहचानना है, सेकंड फॉर्मूला लगाना है। तो आपको क्या क्या निकालना है? देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो, वैल्यू बताओ। हेट्रोजाइगस की वैल्यू बताओ, डेट इज पी क्यू। और होमोजाइगस रिसेसिव की बताओ, क्यू स्क्वायर। ये कह रहा है सबकी वैल्यू बताओ। अब तुम सबकी थोड़ी निकाल लोगे जब तक तुम्हारे पास कोई एक वैल्यू ना हो। तुम्हें बस पी पता है कि पी 0.4 है, तो अगर पी 0.4 है तो मैं पी से क्यू निकाल सकती हूँ। यस मैम। पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, राइट? तो पी की वैल्यू है 0.4, 0.4 इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4, सॉरी 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 क्या लिख रहा हूँ मैं, 0.4 प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। क्यू यहाँ छोड़ देते हैं, 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4 वुड बी 0.6। 0 पॉइंट, ऐसे निकाला था ना हमने। Yes. तो 10 में से 4 गए वुड बी 6 ना, 0.6 पीछे निकाला था तो 0.6 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे पता चल गया क्यू की वैल्यू 6 है। अब मैं फॉर्मूले से दो वैल्यू ऐसे निकाल लूंगी। पहला पी स्क्वायर निकालना है ना, तो पी की वैल्यू मेरे पास क्या है, खाली पी की 0.4। बस तुमको ये देखना है खाली लिखा है, ठीक है। अभी स्क्वायर है ना, तो 0.4 इंटू 0.4 दैट वुड बी 0.16। 0.16। 0.16, तो मुझे मिल गया पी स्क्वायर 0.16। ठीक है, अब मुझे क्यू स्क्वायर निकालना है। क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? क्यू मेरे पास क्या है 0.6। हाँ, तो 0.6 इंटू 0.6 दैट वुड बी 0.36। 0.36। 0.36, तो मेरे पास तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई 0.36। आपसे नीट सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है अब जो मैं कराने वाली हूँ कि हेट्रोजाइगस की क्या वैल्यू है। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला में पी क्यू नहीं लिखना, आपको फॉर्मूला याद है ना 2pq, सो यू हैव टू राइट 2 into, क्योंकि जब बीच में कोई सिंबल नहीं होता तो वो इंटू का साइन होता है। 2 into p की वैल्यू क्या है, p 0.4। 0.4। याद रखना, हाँ याद रखना वो p स्क्वायर नहीं है, p है, तो 0.4 इंटू q की वैल्यू 0.6। 0.6, तो आंसर वुड बी 0.48। 0.48। तो बेटा पी क्यू की वैल्यू 0.48 है। आप क्या भूलोगे, आप ट्रू लगाना भूल जाओगे और मल्टीप्ली आप ये पी स्क्वायर की वैल्यू लिख दोगे। तो याद रखना पी स्क्वायर एक अलग आंसर था, क्यू स्क्वायर एक अलग आंसर था, ये अलग आंसर है। समझ आई?
Yeah, ma'am. So this is how you do it. Clear? Yeah, ma'am. अब आप सारे PYQs लगा सकते हो क्योंकि इसी तरीके से सारे निकल जाएंगे। हाँ जी, बोलो किसको डाउट है? मैम 0.48 तो 2PQ की वैल्यू नहीं हुई। किसकी हुई? मैं तो कैलकुलेट मैम आपने लिखा 2 into 0.4 into हाँ। 0.6 तो मैम जो 0.48 वैल्यू आई वो 2PQ की नहीं आई। किसकी आई थी? मैम 0.48 नहीं आई है यहाँ पे PQ की वैल्यू। 0. नलायको, मैं तुम पे ट्रस्ट कर रही हूँ तो मेरे को गलत आंसर बता रहे नलायको। 0.2। हाँ बता। 0.24 नहीं आई। 0.24 किसकी आई ना? 0.4 into 0.6 की वैल्यू आई ना? यस मैम। हाँ देख, वो तुझसे क्या पूछ रहे हैं? हेट्रोजाइगस, राइट? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है हमारे पास, तो PNQ की वाली आ गई 0.24। लेकिन हमें ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालना है ना बच्चे, तो फॉर्मूला में तुझे याद रखना है कि उन्होंने एक्स्ट्रा 2 भी दे रखा है। तो जब भी तू फॉर्मूला में हेट्रोजाइगस निकालेगी ना, तुझे ऑटोमेटिकली 2 से इंटू करना ही पड़ेगा। समझ आई? बेशक तू यहाँ 2, तू यहाँ पे PQ लिख रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें 2 से इंटू करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला इस तरीके से डिजाइन हुआ है। ठीक है, तो अब बता आप क्या आंसर आएगा फिर? 0.48 ही आएगा फिर। हाँ, तो यही मैं समझा रही थी कि गलती यही होती है कि हम यहाँ पे ना भूल जाते हैं 2 को। तो फॉर्मूला में 2 है ना, तो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू लगा रहे हैं ना, तो इसलिए 2 से इंटू करने से। क्लियर? ये मैम। ठीक है, चलो। सो बताओ, what is if you want to know about heterozygous allelic frequency in a population? अगर तुमको जानना है किसी पॉपुलेशन की हेट्रोजाइगस एलिलिक फ्रीक्वेंसी, तो हेट्रोजाइगस अगर तुम्हें वैल्यू जाननी है तो इस फॉर्मूला में मैं किसकी वैल्यू जानना चाहूंगी? हेट्रोजाइगस जानना है मुझे अगर पॉपुलेशन में। P² पता होना चाहिए, Q² पता होना चाहिए, 2PQ पता होना चाहिए। 2PQ। यस, तो P² से आपको क्या पता चलता है? होमोजाइगस डोमिनेंट। Q से क्या पता चलता है? होमोजाइगस रिसेसिव। और 2PQ से? Heterozygous डोमिनेंट। Heterozygous dominant. हाँ, जनरली डोमिनेंट मेंशन नहीं करते पर इट इज एक्चुअली डोमिनेंट, तो वो हेट्रोजाइगस ही लिखते हैं। नीट बहुत पूछता है इस पे। ठीक है जी, चलिए मूविंग ऑन। सो एक्चुअल में मतलब क्या था इसका? अब हमने देखो, हमने हार्डी विंबर का हमने पढ़ लिया, उनके 2 फॉर्मूला पढ़ लिए, हमने इतना पढ़ लिया कि वो हार्डी विंबर एक पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो चीजों को फ्रीक्वेंसी के टर्म पे बोल रहे हैं। अब हार्डी विंबर बोलते क्या है? हार्डी विंबर ये कहते हैं, बड़ा सिंपल सी बात बोल रहे हैं, वो हमारे जैसे थे ना, तो हमें क्या पसंद है? हमें क्या चेंज पसंद है या चेंज नहीं पसंद है? कंफर्ट पसंद है। हमें जनरली कंफर्ट पसंद होता है, ऐसा नहीं है कि सबको चेंज नहीं पसंद होता, पर कंफर्ट हमें ज्यादा पसंद होता है ना, कि चेंज होता है तो चीजों में एडजस्ट भी करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कंफर्ट अच्छा लगता है, तो वो भी कंफर्ट चाहते थे। तो वो कहते हैं कि मान लो ये एक जनरेशन है, जनरेशन फर्स्ट। जनरेशन फर्स्ट में जीन थे हेयर कलर के, एक था ब्राउन और दूसरा ब्लैक। ब्लैक थे अपने पास 80 इंडिविजुअल रेशियो में। रेशियो बताओ, रेशियो बताओ, रेशियो क्या था? 3 और इसका 2 था, ऐसी था, ऐसे तो नहीं थे ना, राइट? अब कह रहे सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन से जो बच्चे हुए उससे सेकंड जनरेशन आई, वो कह रहे सेकंड जनरेशन में कोई चेंज ना आए। सेकंड जनरेशन में भी इंडिविजुअल का नंबर बढ़ेगा, ज्यादा कम होगा, लेकिन जितने भी रेशियो था ना ब्राउन कलर और ब्लैक कलर हेयर का, वो यही रहा, 3:2। कह रहे फिर थर्ड जनरेशन आई, फिर भी रेशियो तुमको सेम मिले, 3:2। कह रहे फोर्थ जनरेशन आई, जितनी मर्जी जनरेशन मिलाओ, वो कह रहे तुम्हें रेशियो हेयर कलर का सेम मिल रहा है। तो ऐसी पॉपुलेशन को हम कहते हैं कि ये पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में। किसके इक्विलिब्रियम में? हार्डी विंबर के इक्विलिब्रियम में। तो मुझे बताओ, ऐसा होता है कि पॉपुलेशन का जो रेशियो होता है हमेशा सेम रहता है कैरेक्टर्स का? चाहे हाइट होगी, एक पॉपुलेशन में सेम ही हाइट का रेशियो लेता है कि अगर 10 लोग बड़ी हाइट के हैं और 10 लोग छोटी हाइट के हैं, हमेशा ऐसे ही रहेगा 10 सालों के बाद भी। होता है ऐसा? नहीं होता ना। तो हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम आपको एक्चुअल में नेचर में मिलता नहीं है। हम इसको पढ़ते क्यों है? क्योंकि थ्योरी में हमें एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में बहुत काम आता है, हायर ग्रेड्स में। अभी बस तुम्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो हार्डी विंबर कहते हैं कि जो चीज एक्चुअल में नेचर में ऐसे होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो उस पॉपुलेशन को तुम कहते हैं कि वो हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करती है। समझ आया?
मैम। ये बात उन्होंने बोली। देखो, इफ द रेशियो ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी 2:3 जैसे है, अगर ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो सेम रहे बच्चों में भी और उनके पेरेंट्स में भी, तो हम कहेंगे कि ऐसी पॉपुलेशन हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। समझ आई? ये मैम। तो ये बस ये इनका कॉन्सेप्ट था, इतना सा लिखा आप लोगों ने। लिख लो, इसे लिखो, काम आएगा। क्योंकि मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगी तो मैं तुमसे पूछूंगी क्या लिखा। कितने बजे तक थी क्लास? 8:15। हाँ, अभी है हमारे पास टाइम, कोई ना। लिखो लिखो लिखो। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज करेंगे, मजा आएगा। वो आप ही करवाओगे मुझे। मैम लिख लिया। ओके। So can you tell me when it will be possible that parent and offspring will have the same frequency? तुम बता सकते हो ऐसा क्या करूं? मैं मानती हूँ ऐसा नहीं होता, पर मैं ऐसा क्या करूं? ऐसा तुम्हारे पास सारी सुपर पावर है, ठीक है, तुम ही हो सब कुछ, अब भगवान हो तुम। तो ऐसा क्या करे भगवान कि भाई फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन सब में जीन सेम रहे, फोर्थ जनरेशन कुछ ना बदले? क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी उसके लिए, बताओ। सोचो जो तुमने अभी तक पढ़ा है, दिमाग लगाओ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। और बोलो बोलो, सोचो। अच्छा ऑप्शन दिया उसने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करो तो क्लोन्स बनेंगे तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो सोच के बोला उसने। और बोलो, किसने आंसर दिया था अभी? आंसर किसने दिया था? मैम मैंने पूछा है। बकरी है तू, है मैंने। सही है, मतलब कोशिश अच्छी थी, गुड। और बताओ बेटा, बोलो बोलो, सोचो। हम चाहते हैं पॉपुलेशन है उसमें कोई बदलाव ना हो। अगर मैं चाहती हूँ कि एक पॉपुलेशन में सालों पर सालों, 10 साल, 20 साल, 30 साल कोई बदलाव ना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? किन चीजों को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा? किन चीजों को होने से रोकना पड़ेगा? सोचो। ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी मैं रट्टा, तो तुम मार लोगे। न्यू कॉम्बिनेशन बनने से रोकने पड़ेंगे। न्यू कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? पढ़ के नहीं बोलना, मीनिंग बता। पढ़ के तो तू खुद ही पढ़ लेती, मेरे से क्यों पढ़ने आती है फिर? मुझसे बता मतलब क्या है इसका। मैम जैसे टॉल का जो क्रॉस है वो मतलब शॉर्ट से ना, टॉल का टॉल के साथ ही हो। हाँ, नॉन रैंडम मीटिंग हो। देख, रैंडम का मतलब है किसी से भी मीटिंग हो, टॉल डॉट से मीट कर रहा है। नॉन रैंडम होनी चाहिए कि टॉल वाला टॉल से ही मीट करे ताकि बच्चे भी टॉल हो, ये कहना चाहती है ना? ये मैम। हाँ, ये हुई ना बात। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो नॉन रिकॉम्बिनेशन होगा, नए कॉम्बिनेशन आएंगे, वेरिएशन आएगी। अपन वेरिएशन नहीं चाहते, तो वेरिएशन ना हो, ये भी सही है। और सोचो, और सोचो, सोच सकते हो तुम। अभी हमने पढ़ा है, जब हम थ्योरीज पढ़ रहे थे वहां पे, उन थ्योरीज में तुमने ऐसी दो चीजें पढ़ी हैं जो अगर यहाँ पर हम कंट्रोल कर ले तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है। सोचो थ्योरीज में ऐसा क्या पढ़ा था। सोचो यार, ऐसे नहीं होता। अरे कीर्तन थोड़ी चल रहा है, मैं गा रही सुनाऊंगी, तुम ताली बजा के चले जाओगे हैं। मैम ओवर पॉपुलेशन भी कंट्रोल करनी पड़ेगी। ओवर पॉपुलेशन नहीं, हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम लास्ट पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है। सॉरी बेटा, ये नहीं हो पाएगा। पर सोच सोच, पॉपुलेशन के बहुत करीब है। और सोच, अगर तू चाहती है कि तेरी जिंदगी जैसी है वैसी बनी रहे, तो सबसे पहली चीज क्या कंट्रोल करेगी? अच्छा, अगर तुझे अपना पहना हुआ ड्रेस अच्छा लगता है, तू नहीं चाहती स्वेटर पहनना पड़े, तो तू नहीं चाहती कि और कोई कपड़े भी पहनने पड़े, क्योंकि तुझको ये ड्रेस पसंद है, तो क्या चेंज कंडीशन करना में अपने आप, है? मैम हमें उसी एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को मतलब उसके इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा ना कि सेम रहे। यानी कि अगर Yes, ma'am. इन्वायरमेंट सेम रहा तो नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगी ना। नेचुरल सिलेक्शन तो तभी होती थी ना जब इन्वायरमेंट चेंज होता था, नेचर किसी एक को प्रेफर करती थी। तुम इन्वायरमेंट मत चेंज करो, काहे की नेचुरल सिलेक्शन, तो कोई नेचुरल सिलेक्शन ना हो। और बता, और एक क्या चीज थी जो सडनली हो जाए तो पॉपुलेशन नई स्पीसीएशन को जन्म दे देती थी?
म्यूटेशन नहीं होनी म्यूटेशन, हाँ, नो म्यूटेशन, तो कोई म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। दीज आर सम ऑफ द फीचर्स, अगर ये हो तब हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई एक ना एक रह जाता है, ठीक है, तो कोई एक ना एक रह जाता है, इस वजह से इक्विलिब्रियम हमें नेचर में नहीं बनता है। लेकिन अगर ऐसा कहीं हो जाए तो वहां पे हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। समझ आई बात? इस बात को हमने यहाँ लिखा है, देखो हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम आपको कब मिलेगा? ये तब होगा जब कोई म्यूटेशन ना हो। देखो जब भी कोई चेंज आएगा ना, इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कब मिलेगा तुम्हें? जब कोई चेंज ना हो, कोई इवोल्यूशन ना हो, कोई म्यूटेशन ना हो, नॉन रैंडम मेटिंग हो, ठीक है। रैंडम मेटिंग होगी मतलब टॉल से ड्वार्फ वाला मेट कर रहा है तो बच्चे तो मिडिल हाइट के पैदा हो गए, तो दिक्कत हो गई, राइट। तुम नॉन रैंडम मेटिंग करो, टॉल के साथ टॉल ही ब्रीड करेगा, ड्वार्फ के साथ ड्वार्फ ही ब्रीड करेगा, तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहेगी ना, उतना ही रेशियो रहेगा। तो नॉन रैंडम मीटिंग होनी चाहिए, पॉपुलेशन का साइज लार्ज होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए आपके पास? क्या पॉइंट बोला था आपने? नो रिकॉम्बिनेशन, कोई वेरिएशन नहीं चाहिए अपने को, नो रिकॉम्बिनेशन, और नो एनवायरमेंट चेंज। हाँ, नो नेचुरल सिलेक्शन, राइट। सो दीज आर द मेन 6 पॉइंट विच यू नीड टू नो, कि ये होंगे तभी हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम होगा। लिखो इसे, ये नीट के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तुमसे पूछेंगे क्या करूं कि हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम हो, एक बार तुमसे पूछेंगे मैं ऐसा क्या करूं कि हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम ना हो, दो पूछेंगे। तो अगर तुम्हें करना है हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम तो ये 6 चीजें होनी चाहिए, और अगर तुमको नहीं करना है तो इसका ऑपोजिट कर दो। पहले इसे लिखो, डन। अब अगर मैं इसको देख के बताऊं तो मुझे बताओ, अगर मैं चाहती हूँ कि ये पॉपुलेशन है, इसमें हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम ना हो, तो सबसे पहला फीचर क्या लिखूं? क्या हो जाए? हाँ, म्यूटेशन कर दो, होनी चाहिए, और रिकॉम्बिनेशन इवोल्यूशन होना चाहिए, रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए, है ना, रैंडम मीटिंग होना चाहिए, एवोल्यूशन होना चाहिए, राइट। ये तो क्लियर है हमें पॉइंट्स, है ना। तो देखो कुछ तो तुमने खुद ही बता दिए, इधर देखो, म्यूटेशन होनी चाहिए, रिकॉम्बिनेशन है, नेचुरल सिलेक्शन होनी चाहिए, रैंडम मीटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा दो ऐसे पॉइंट है कि अगर वो भी होंगे ना तो हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अफेक्टिंग का मतलब है डिस्टर्ब करना, अपने को बिगाड़ना है, जो भी रेशियो है ना किसी भी जीन का उसको बिगाड़ना है, सिंपल सा। तो दो चीजें और कर सकते हैं हम, जीन माइग्रेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो अब हम पढ़ेंगे जीन माइग्रेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। ये मैम देखो तो जीन माइग्रेशन कैसे पढ़ेंगे हम, एक आइलैंड का एग्जांपल लेते हैं। तो मुझे आइलैंड का नाम बताओ, ये एक आइलैंड 1 है, कोई नाम रखो इसका, बोलो भाई। चांदपुर। चांदपुर आइलैंड। और बी का मैं लिख देती हूँ, तो बहुत टाइम ले रहे हो, टुम्बकटू, ठीक है। तो देखो अब हम इस पे एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से बर्ड का एग्जांपल लेते हैं। बर्ड की बॉडी में हेयर कैसे बनाएंगे? मैमल बनाने पड़ेंगे हम। पापा रैबिट ले ले। ये मैम तो हम कहते हैं कि ये दोनों आइलैंड के बीच है ना पानी था, है ना, एक 7 समुंदर पार, गाना सुना है? ये मैम कौन सा था? 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे 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 आगे। देख लो आंटी जी क्या बोल रही है, इसे पढ़ती है नहीं। तो देखो एक रैबिट है जिसके, एक रैबिट के पास जीन है ब्लैक हेयर का, तो ब्लैक हेयर वाले रैबिट हमने ग्रीन कलर से यहाँ बनाया क्योंकि अपने पास कलर यही था। और रेड हेयर वाले रैबिट अपन ने छोटे बी से बनाया। तो मुझे बताओ चांदपुर के अंदर कौन से कलर वाले रैबिट आपको ज्यादा मिलते हैं? ब्लैक कलर के। ब्लैक और टुम्बकटू में आपको कौन से हेयर वाले ज्यादा मिलते हैं रैबिट? रेड रेड कलर के, है ना। अब मानो किसी दिन रैबिट ने बहुत सारी खा ली, क्या, गाजर, गाजर खा के वो हो गया भंड, बिल्कुल सो गया ऐसे थक के, तो बहुत सारा खा के हम थक जाते हैं ना, जैसे तुम कुछ ना करके थक जाते हो, है ना,
अरे मान जाओ, थकते तो हो। नहीं थकते तो सच ये बताना, मैम। है ना। ऐसे होता है कि यार सांसें भी तो ली है मैंने इतनी बार, 1 मिनट में 14 टाइम्स ब्रीथ कर लिया मैंने, मैं तो थक गई। तो वैसे एक दिन गाजर बहुत सारी खा ली, और रैंडमली, रैंडम बात कर रही हूँ, रैंडमली कुछ रैबिट्स ने बहुत ज्यादा गाजर खा ली और वो सो गए। वो सो गए और यहाँ पे एक लॉक पड़ा था मान लो, उसके ऊपर गिर के सो गए वो। और वो तैर के बाई चांस, इंटेंशनली नहीं था ये, रैंडमली वो दूसरे आइलैंड पे पहुंच गए। ठीक है जी। तो रैंडमली कुछ रैबिट्स दूसरे आइलैंड पे चले गए, खुद जाना नहीं चाहते थे, पर वो बेहोश थे, नींद में चले गए। सुबह उठे तो देखा, ओह घर बदल गया है, फिर कोई बात नहीं, यहाँ भी जी लेंगे, खाना तो मिल ही रहा है यहाँ पे। और वो दूसरे आइलैंड पे चले गए। अब दूसरे आइलैंड पे गए तो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली। वो यहाँ से चले गए ना पहले वाले आइलैंड से, चांदपुर से, तो चांदपुर में उनकी पॉपुलेशन कम होगी। अब मैं इसको कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद अगर ऑब्जर्व करूंगी तो मुझे क्या देखने को मिला कि चांदपुर में किसकी पॉपुलेशन अब ज्यादा हो गई? रेड हेयर। रैबिट्स की। रेड। रेड वाले ज्यादा हो गए। और दूसरे वाले में, टुम्बकटू में, ब्लैक वाले रैबिट्स। ब्लैक ज्यादा हो गए, है ना। तो बताओ, जो जीन फ्रीक्वेंसी थी मेरी आइलैंड ए पे, वो चेंज हुई? ये मैम। यस मैम। जीन यस मैम। फ्रीक्वेंसी आइलैंड बी पे चेंज हुई? ये यस मैम। ये मैम। मैम। मैं कह सकती हूँ हार्डी विंगबल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, यस ये मैम। मैम। ये मैम। राइट। और क्यों डिस्टर्ब हुआ? क्योंकि कुछ इंडिविजुअल दूसरे आइलैंड पे चले गए। तो जब वो गए अपने साथ अपना जीन लेके गए ना, तो जब कुछ इंडिविजुअल, सम, याद रखना, सम इंडिविजुअल टेक देयर जीन टू अदर आइलैंड और अदर प्लेस, इसको हम कहते हैं जीन माइग्रेशन। जैसे हम कहते हैं इंडिया से कुछ लोग कनाडा चले गए, वो माइग्रेशन हुई। लेकिन तुम सोचो, इंडिया से सारे कनाडा जाने लग गए, हर रोज निकल जाते हैं कनाडा जाने के लिए, तो फिर वो तो फ्लो हो गया ना। तब हम वर्ड यूज करेंगे जीन फ्लो। तो देखो अब इसे ध्यान से सुनना। जीन माइग्रेशन का मतलब है दैट जीन मूव, जीन अकेले नहीं मूव करती, उसके साथ इंडिविजुअल मूव करता है ना। तो जीन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो अब हम उसको कहते हैं कि जीन माइग्रेशन होगी, लेकिन ये प्रोसेस रैंडम होना चाहिए। तो जीन माइग्रेशन रैंडम होती है, ये नीट का क्वेश्चन है। रैंडम थी ना। अब जब खरगोश, वो खीरा कह रही हूँ मैं गाजर खा के जब गिर के सो गए थे, तो रैंडमली सोए थे ना, ऐसा तो नहीं था कि नहीं नहीं ब्लैक वाले सोएंगे रेड वाले जागेंगे, ऐसा तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ ना, ये मैम। नो है मैम। ना। तो जीन माइग्रेशन इज ए रैंडम प्रोसेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जीन चली गई, इसकी वजह से एलिलिक फ्रीक्वेंसी दोनों जगह पे चेंज हो गई, तो हार्डी विंगबल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। राइट, क्लियर। ये मैम। ये मैम। फिर जीन फ्लो क्या है? जीन फ्लो का मतलब है कि जीन माइग्रेशन कॉन्टिन्यूस है। बावले हो गए रैबिट, हर रोज गाजर खाते हैं, गिर जाते हैं और फिर तैर के दूसरी जगह उड़ते हैं। जब अगर ऐसे होने लग जाए ना कॉन्टिन्यूस, तो याद रखना रेपिटेटिव जीन माइग्रेशन, रेपिटेटिव बोले कॉन्टिन्यूस। जब बार बार जीन माइग्रेशन होती रहती है तो अपन उसको माइग्रेशन नहीं कहते, हम उसे बुलाते हैं जीन फ्लो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस नीट का क्वेश्चन है, समझ आया? यस मैम। ये मैम। ये मैम। पक्का समझ आया? यस ये मैम। ये लिख मैम। लिया? ये मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि कैन यू राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो इन योर लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज में कोई एक एग्जांपल बताओ। तुम देसी एग्जांपल यूज कर सकते हो अपने घर का, खुद से बना के, कि अगर तुमको एक्सप्लेन करना है जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो के बीच में डिफरेंस, तो कैसे बताओगे? गिव मी वन एग्जांपल। तब तक मैं फोन उठा लूं, सोचो, टेक 1 मिनट एंड थिंक। हेलो, गुड इवनिंग। बेटा अंधेरे में अटेंड कर ले, पढ़ा तो मैं रही हूँ। बेटा लाइट नहीं है तो आंखें काम नहीं कर रही है, स्क्रीन पे नहीं दिखता तुझे, झूठ बोलती है। हाँ तो क्लास क्यों नहीं लगाएगी? तो तेरी लाइट का क्लास से क्या लेना देना है, तूने थोड़ी पढ़ाना है। अच्छा, ओहो। देखो अब इसका तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। सच बता, बैटरी नहीं है, झूठ बोल रही है। देख ले, सोच ले, फेवरेट एक्टर कौन है? कोई तो होगा, जल्दी बता, फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? कोई ना कोई तो होगी, जल्दी बता। आलिया भट्ट? आलिया भट्ट पसंद है?
श्रद्धा कपूर, श्रद्धा कपूर की कसम खा के बता, सच्ची बैटरी नहीं है फोन में? ठीक है, कल मैं न्यूज चेक करूंगी, अगर श्रद्धा कपूर बीमार हुई ना तो झूठ बोल रही थी, ठीक है, पिटेगी फिर तू। चलो ठीक है। एग्जाम्पल नहीं आए मुझे तुम्हारे, कहाँ है? बोल लो भाई। मैं भी ना एग्जाम्पल के, मैं नहीं पढ़ा रही आगे। एग्जाम्पल मुझे समझाओ, तुम्हें समझ के आया, मुझे कोई अपनी भाषा में बताओ। जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन कैसे समझाओ, कुछ भी बोल दो। अपने दोस्तों का एग्जाम्पल लेके बता दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये जानना है समझ आया या नहीं। ना चैट में लिख रहे हो ना बोल रहे हो, बोलो भाई, नहीं तो खुद को खुद पढ़ा लो। बोल बोल। हम जैसे मतलब स्कूल में एक ग्रुप हमारा है और एक दूसरे फ्रेंड्स के ग्रुप में, उसमें से मतलब कई फ्रेंड्स हैं जिनका जो हेयर कलर है वो ब्लैक और कईयों का ब्राउन है, और दूसरे में भी ब्लैक है और ब्राउन है। हमारे ग्रुप में ब्लैक कलर के ज्यादा है और उनके ग्रुप में ब्राउन कलर के ज्यादा है। लेकिन जब एक बार क्या हुआ भी, खुद ही हंस दी। क्या हुआ पता है? लड़ाई हो गई और हमारे ग्रुप के उनके ग्रुप में चले गए आधे। अच्छा, तो ये जीन माइग्रेशन हुआ, जीन फ्लो? मैम जीन माइग्रेशन हुआ, पर मतलब मैम बहुत ज्यादा लड़ाई होगी, फिर रोज ही एक एक जाता रहा तो वो जीन फ्लो हो गया। हाँ, फिर एंड में दूसरा ग्रुप ही नहीं बचे, तो अकेली रहेगी और फिर तूने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है ना। दी एंड। हाँ, गुड गुड, चलो इसने सोचा कुछ, गुड। और बताओ भाई, कोई और एग्जांपल दो। और दे दो, ऐसे नहीं, एक और एग्जांपल ये बनानी चाहूंगी आगे, बोलो। क्रो, पूजा क्या क्रो? देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। मैम एक बार मतलब कि एक मतलब बहुत सारी कौवों की मतलब कि एक ग्रुप होता है। हम्म फिर मैम पूरा फूड मतलब खत्म, मतलब कम, उन्हें फूड की कमी पड़ जाती है वहां पे। फिर वो चल जाते हैं हम्म दूसरी जगह। फिर मैम रोज हम्म मतलब कभी कभी जाते थे एक एक। हम्म। फिर अच्छा, मैम उसे तो जीन फ्लो क्या हुआ जब वो पहली बार गए, तो जीन फ्लो हुआ, माइग्रेशन। माइग्रेशन। हाँ, फिर कॉन्टिन्यूसली जाने लगे, जीन फ्लो, गुड। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सोचो मम्मी पापा के बीच में कलेश हो गया, ठीक है, ये मम्मी ये पापा, अरे बहुत हो गया, बहुत न्यूज देखते हैं, अब मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, मम्मी चली गई, मम्मी गई तो क्या हुआ, जीन फ्लो, जीन फाइव, माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन। जी माइग्रेशन। माइग्रेशन जीन हुआ, माइग्रेशन। ठीक है। पहले दिन तो तुम सुनी थे, कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर तुमको रियलाइज हुआ कि मैगी पे जिंदगी तो कटेगी नहीं, और मम्मी के बैग में तुम्हारा तो कुछ हो नहीं सकता, तो उनके पीछे पीछे तुम भी सामान बांध के निकल लिए। अब तुम निकल लिए सामान बांध के, तो तुम सारे भाई बहन निकल लिए। फिर तुम्हारे पड़ोसी भी चले गए, देखो पड़ोसी क्यों गए भगवान जाने, पड़ोसी भी चले गए, कहते हमने नहीं रहना है ऐसे एरिया में, है, तो सब चले गए, तो सब पीछे पीछे चले गए मम्मी के, तो वो क्या हुआ, जीन जीन फ्लो। जीन फ्लो। नहीं, राइट। तो नेक्स्ट टाइम अगर मम्मी मायके जा रही हो तो समझ जाना जीन माइग्रेशन हो रहा है, जीन फ्लो होने से रोक लेना, ठीक है। ये मैम, ये मैम, यो यो मैम। ठीक है जी, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया इनमें से? जीन जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन। माइग्रेशन, जीन जीन माइग्रेशन और म्यूटेशन। म्यूटेशन। रिकॉम्बिनेशन, रैंडम, रेप्लिकेशन, क्या बचा? रैंडमली। जेनेटिक। जेनेटिक। जेनेटिक जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट। चलो अब तो भाई मजा आएंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट तो अगले लेक्चर में कंप्लीट हो पाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? 3 वर्ड्स पे क्वेश्चन आता है तुमसे, लिटरली पूछते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट में कौन सी टर्म्स नहीं है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज सडन, सडनली होगा कुछ। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज रैंडम, रैंडमली होगा, अनजाने में, अनजाने में खता हो गई। और जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में होता है। हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम स्मॉल पॉपुलेशन में होता था, लार्ज, लार्ज। लार्ज। लेकिन लार्ज। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है स्मॉल पॉपुलेशन में, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है जी। जेनेटिक ड्रिफ्ट पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा कहीं ना कहीं, और तुम्हारे स्कूल में थ्योरी में भी पूछा जाएगा, और वाइवा में ही पूछेंगे, ठीक है जी।
Yeah, ma'am. तो देखो क्या हुआ, गार्डन था, गार्डन में घूम रही थी एक कन्या, किसको बनाया जल्दी बताओ। हर्षे हो तुम, चली गई यो मैम। हो, ये रही हर्षी, जस्ट अ सेकेंड, ये रही हर्षे। तो ये रही हर्षी, हर्षी बाबलों की तरह घूम रही थी गार्डन में और गाने गाती रही, ला 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 ला। ठीक है, लेकिन हर्षे के पैर हम बनाएंगे बड़े बड़े, और बड़े बनाएंगे। तो हर्षी बावली की तरह गार्डन में घूम रही थी ऐसे बड़े बड़े पैरों के साथ, आज क्लास नहीं है, आज तो मजे करूंगी। हर्षे को पता नहीं था कि छोटे से गार्डन में बीटल की दो पॉपुलेशन रहती थी, छोटे छोटे बीटल की। एक बीटल थे ब्लू वाले, ठीक है, तो अपने पास ब्लू कलर के बीटल थे, राइट, और एक बीटल पॉपुलेशन थी अपने पास येलो वाली, येलो कलर के भी थे, ठीक है जी। तो ऐसे रहती थी छोटी सी पॉपुलेशन है इनकी बीटल्स की, एक ब्लू कलर की और एक येलो कलर की। इतना क्लियर सबको, इतना क्लियर है, ठीक है। अब हर्षे ने क्या किया, हर्षे बाबली, इसने क्या किया, इसने ऊपर, तो ये तो ऊपर देख रही थी ना, ला 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 ला, इसने कुचल दिया बीटल, इसने अपने बड़े से पैर से हा 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 कुचल डाले बीटल्स को। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसने कौन सी पॉपुलेशन को कुचला है, ब्लू। ब्लू। ज्यादा इसने ब्लू वाले कुचल दिए। कैसे क्यों किया तुमने हर्षे, वाई वाई यू डिड दैट, ला 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 ला, ये जा रही थी और जाते जाते इसने कुचल दिए ब्लू वाले सारे के सारे। ठीक है, कुछ बच गए होंगे, एक दो बच गए, लेकिन मेनली इसने ब्लू वाले कुचल लिए। अब कुछ सालों के बाद अपन इसको ऑब्जर्व करते हैं, सोनाक्षी ने, अपन यहाँ हर्षे को एग्जाम्पल लेंगे, हर्षे सिर्फ कुछ टाइम के बाद तुम इस गार्डन में छोटी सी पॉपुलेशन जो होती थी, अब तुम ऑब्जर्व करोगे तो देखो जो बचे हैं वही रिप्रोड्यूस करेंगे, तो कौन से बचे थे, येलो वाले। दोनों में तुम्हें किसकी पॉपुलेशन ज्यादा दिखाई देगी, येलो। ब्लू वाले तो तुमको हार्डली दिखेंगे ना, राइट। यो मैम। तो जब हर्षे ने कुचला, जानबूझ के कुचला अनजाने में, अनजाने में। अनजाने में, तो वो रैंडम था। जब उसने कुचला तो सडनली कुचला या धीरे स्लो मोशन में आ रही थी, पहले सडनली किया ना उसने, अनाउंसमेंट थोड़ी की थी कि आज मैं तुम्हें कुचल दूंगी, सडनली हुआ। पॉपुलेशन कैसी थी बीटल्स की, स्मॉल। जब स्मॉल पॉपुलेशन को सडनली किसी ने रैंडमली कुचल डाला तो दूसरी पॉपुलेशन का अमाउंट बढ़ गया, तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगी ना यहाँ पे। पहले ब्लू एंड येलो इक्वल थे, लेट्स से देन 10 थे, अब आपको देख रहे हैं कि येलो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ब्लू, है ना। तो आपकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जैसे एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम क्या होगा, हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब, है ना। तो जब भी रैंडमली सडन चेंज आ जाए किसी स्मॉल पॉपुलेशन में, तो हम उस चेंज को हम बोलते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया। समझ आई बात, यस मैम। ठीक है। तो देख के चला करो, अंधों की तरह मत चला करो, जेनेटिक ड्रिफ्ट करते चलते हो, हैं। तो ये बहुत कॉमन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता रहता है, क्लियर है सबको, यस अब तो नहीं भूलोगे, नो मैम। नो कैसे भूलोगे, और हर, और किसके पैरों से बच के रहना हमें, हर्षी के। हर्षी अपने जायंट पैरों से हमें कुचल डालेगी। चलो डन, यो मैम। आज के लिए इतना बहुत है। किसी को कोई डाउट, नो मैम। क्या